સાથે સુંદરમ म्यूचुअल फंड एमडी અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम अपनी साथ जोड़ा रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी प्रचार में। और जो अभी मार्केट का जो ट्रेंड बन रहा है, हमने देखा कि सेंटिमेंट्स अभी भी इतने सुधरे नहीं है, मार्केट कंफ्यूज लग रहा है। आगे जाके आपको क्या लग रहा है कि कैसे अभी मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है और कौन सा रोड मैप ले सकता है? शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन जारी रहेगी, क्योंकि न्यूज़ फ्लो इतना कंफ्यूजिंग है। ओवर के भी देखे आप तो अमेरिका से जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि फेड की बैठक में सोच थी कि इन्फ्लेशन घटेगा, मगर एक्चुअली उन्होंने कहा कि और भी रेट हाइक करने की ज़रूरत है। डेटा भी अगर आ रहे हैं, अब देखिए तो हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा और एम्प्लॉयमेंट का डेटा बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। तो मार्केट अब 5.75 फेड रेट हाइक की एंटिसिपेट कर रही है, तो नेचुरली वो एक टाइटनिंग की स्टोरी हो रही है, वो मार्केट को पसंद नहीं। सेकंड चीज, डोमेस्टिक चीजों के ऊपर, अदानी ग्रुप के ऊपर रोज जो न्यूज आ रही है, तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता हूँ, उस ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट में एफआईएस का जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ असर है कि कैसे हम इंडिया में इसको टैकल करने वाले हैं। और वो चीज, तीसरी चीज जो मार्केट को थोड़ा कंफ्यूजन दे रही है कि अर्निंग सीजन उतना अच्छा नहीं था कुछ सेक्टर्स के लिए, खाली कुछ सेक्टर्स के लिए कुछ अच्छा रिजल्ट्स आए थे, तो वो भी मार्केट के लिए कुछ नमी ड्राइव कर रही थी। आने वाले दिन के लिए आप देखें तो एल नीनो की बात चल रही है, एल नीनो और ड्राउट का कोरिलेशन साथ होता है। वीट की स्टॉक्स हमारे यहाँ पर बहुत कम बढ़ रहे हैं, तो इलेक्शन सीजन अगले साल की जो बात है, तो फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा पोल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट कैसे कोशिश करती है। रिजर्वायर लेवल्स खाने के आज भी कंफर्टेबल लेवल पे है, तो उतना ड्रॉप इन आउटपुट शायद नहीं होना चाहिए, इवन इफ मॉनसून इज नॉट सक्सेसफुल। बट इतने सारे एक अनसर्टेनिटी फैक्टर्स है, तो मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा, मैं कहूंगा, कंफ्यूज स्टेट में रख रही है, और शायद और एक क्लियर कट क्लैरिटी आने तक ऐसी रहेगी शॉर्ट टर्म में मार्केट। एब्सोल्युटली। तो एक क्लैरिटी नहीं आती है तभी तक हम देखेंगे कि मार्केट ऐसे साइडवेज चल सकता है, क्योंकि ग्लोबल सिनारियो और डोमेस्टिक सिनारियो दोनों में हमको एक क्लैरिटी चाहिए। ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो नेक्स्ट हम ऑफ कोर्स नज़र रखेंगे। लेकिन मीनवाइल जो भी मार्केट में अभी जो भी फॉल आ रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज़ है, तो कौन से ऐसे आपको सेक्टर्स लग रहे हैं कि जो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं और हमें अभी देख लेना चाहिए, क्योंकि जो ये साइडवेज मूवमेंट चलेगी शायद हम 3-4 महीने तक देख सकते हैं, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स आप देख रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि करेक्शन ज्यादा हुआ इसलिए खरीदना, मैं उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, और ग्रोथ जो इंडिया में आएगी उसकी वैल्यूएशंस करेक्ट नहीं हुई है। तो मैं कहूंगा कि ये वैल्यूएशन बेस्ड बाय का मार्केट नहीं है, ये ग्रोथ बेस्ड बाय का मार्केट है, और उस ग्रोथ के जरिए आप देखेंगे अंडरलाइंग इंडिया, समझिए कि बाहर वाले वर्ल्ड में शायद रिसेशन आए, हार्ड या सॉफ्ट या स्लो डाउन या रिसेशन से हम बच पाएंगे। ये बात बहुत एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर इंडिया का कैसे बिहेव करेगा। तो मैं कहूंगा कि अभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में एक वेट एंड वॉच होगी, तो नेचुरली उसका फ्लिप साइड होगा कि डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर फोकस करना है, और उसमें हमें ग्रोथ ड्राइवर्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ड्राइवर, चाहे वो गवर्नमेंट की इंफ्रा पुश के कारण हो, चाहे वो पीएलआई स्कीम के जरिए जो भी हमारे यहाँ पे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शिफ्ट हो रहा हो, या फिर डोमेस्टिक जो अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक 75-77% से आगे बढ़ी है, लॉन्ग टर्म एवरेज से आगे बढ़ी है, तो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपेंशन प्लान्स है वहां पे भी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, ब्राउनफील्ड, कैपेक्स और ग्रीनफील्ड। तो मेरे ख्याल में एक सस्टेनेबल 3 से 5 साल वाली स्टोरी कैपिटल गुड्स वाली स्टोरी है, और आपको प्ले करना है। भले ही मार्केट ने ऑलरेडी इसको डिस्काउंट किया, इसलिए वहां पे वैल्यूएशन थोड़े शायद राइजिंग में है, मैं कहूंगा कि एक्चुअल ग्रोथ जो आती है इस कैपेक्स साइकिल के कारण, वो मार्केट के कंसेंसस एस्टिमेट्स को बीट करेगी। तो वैल्यूएशन आज आपको थोड़ा रिच भी दिख रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि कैपिटल गुड्स सेक्टर रिलेटेड स्कीम्स में अगर आप निवेश करेंगे, तो इसमें बनते हैं आपको इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, स्टील और कॉर्पोरेट बैंक्स, क्योंकि विदाउट बैंक सपोर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये सब सेक्टर्स में हम अलोकेशन करेंगे। तो मेरे लिए आज
इनमें जो भी दाम है वो रीजनेबल लग रहे हैं, क्योंकि आपको एक 3 to 5 ईयर ग्रोथ आउटलुक को उसमें फैक्टर करने की जरूरत है। तो एक डोमेस्टिक ओरिएंटेशन अगर रखेंगे और इन सेक्टर्स में आप ध्यान देंगे तो मेरे लिए ये एक एक्यूमुलेशन के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो एक डोमेस्टिक अप्रोच આપણે રાખવો જોઈએ અને કેપિટલ ગુડ્સ હોય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ હોય, બેંક્સ હોય એ જે ડોમેસ્ટિકલી એક સારું પરફોર્મન્સ કરી રહ્યું છે, જેમાં એની માંગ છે એવા કાઉન્ટર્સમાં અત્યારે આપણે નજર રાખવી જોઈશે, કારણ કે ગ્લોબલ કન્ડિશન ઓફકોર્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે હજી પણ એટલું ત્યાં સ્ટેડીનેસ નથી આવી। સુનીજી, अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स में तो इन्फ्लेशन की चिंता है ही, और हम रेट राइज देखेंगे ही। एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 2-3 रेट राइज अभी तक आएंगे, लेकिन डोमेस्टिकली जो पहले हमें चिंता नहीं लग रही थी, अभी हमको यहाँ भी वो पिंच करने लगी है। इन्फ्लेशन वो एक जो स्टिकी सिचुएशन पे है, उसको आप कैसे देख रहे हैं वीज़ अगर इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ता है तो डिमांड में भी हमें फ़र्क पड़ेगा, जो जिसके साइंस और सिग्नल्स मिल रहे हैं अभी भी, जैसे महंगाई जो प्राइस इंक्रीज हम देख रहे हैं ऑल अराउंड द फील्ड्स में, और वो अभी वो पिंच हो रही है और डिमांड थोड़ी रुकती आ रही है। कैसे आप देख रहे हैं, कैसे वो अफेक्ट कर सकता है डिमांड को इन्फ्लेशन? देखिए, दो चीज है इस इन्फ्लेशन के पीछे। आप देखिए तो इंडिया एक सप्लाई साइड इन्फ्लेशन ड्रिवन मार्केट है, यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है, इंपोर्टेड ऑयल के दाम और कमोडिटीज के दाम और डोमेस्टिक में फूड का सप्लाई के कारण। बट मेरे ख्याल में यहाँ पे डिमांड ड्रिवन उतना नहीं है। अब देखिए, होम लोन रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, फिर भी आपको होम लोन का डिमांड स्ट्रांग रहे, हाउसिंग सेल्स और न्यू लॉन्चेस भी जबरदस्त दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंडियन मार्केट में अर्बन कंजम्पशन उतना रेट सेंसिटिव नहीं है जितना की अपेक्षा है। तो वो बात। सेकंड चीज है मेरे लिए डिमांड के लिए, आपको इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखें, अगर वो बढ़ती है तो रूरल में अगर फूड के दाम बढ़ते तो शायद रूरल के हाथ में पैसा और भी आ जाए, तो शायद मेरे लिए रूरल इन्फ्लेशन पे ये इन्फ्लेशन का जो है उसका इम्पैक्ट दिख सकता है, बोथ वेज, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि अगर फूड के दाम बढ़ते हैं तो नेचुरल रूरल इंडिया में उनकी इनकम्स बढ़ेगी, राइट? तो वो मन में रखने की जरूरत है। सेकेंड चीज, ये इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई शायद रेट पॉज में ना जाके और एक दो, जैसे आपने कहा फेड में भी 2-3 रेट हाइक की उम्मीद है, तो आरबीआई को भी रेट हाइक करना पड़ेगा, नॉट फॉर डोमेस्टिक डिमांड सिचुएशन बट बिकॉज यूएस में अगर रेट हाइक कर रहे हैं तो करेंसी को मैनेज करने के लिए आरबीआई को शायद थोड़ा बहुत रेट हाइक करने की जरूरत होगी। तो ये मगर बैलेंस में रखिए कि आज जो जीडीपी के नंबर थोड़े नमी दिखे रहे हैं, तो वो भी आरबीआई के लिए एक स्थिति होगी, देखना है कि ग्रोथ को न हट कर पाए। तो मेरे ख्याल में आरबीआई रेट हाइक करेगी, मगर उतना नहीं जितना फेड कर रही है, और उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे यहाँ पर जो रेट हाइक्स हो रहे हैं आरबीआई की ओर से विल बी लेसर देन द फेड्स रेट हाइक, तो उतना उसका असर मैं डिमांड के ऊपर नहीं दिख रहा हूँ। मगर मेरे लिए मॉनसून और उसके जो रिलेटेड कंसर्न्स है वो ज्यादा मायने रखते हैं डिमांड के लिए, रादर देन आरबीआई रेट हाइक। एब्सोल्युटली। और अगर जो एल नीनो जैसी इफ़ेक्ट आती है तो प्रॉब्लम्स में भी ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये बार की जीएसटी जो इनफ्लो है वो थोड़ा कम आया है जनवरी के मुकाबले। जनवरी में 1.58 लाख करोड़ था, ये बार 1.50 लाख करोड़ आया है। तो रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि थोड़ी ये बार सरकार की कम है, और साथ में भी फिस्कल डेफिसिट है वो वाइडन होती जा रही है। कैसे आप देख रहे हैं, कैसे सरकार मेंटेन करेगी, मैनेज करेगी, और अगेन वो क्या इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है कि नहीं? और दूसरी बाजू जो हम बात कर रहे हैं डिमांड की, अब ये एक ऐसा ही सेक्टर लेके ऑटो सेक्टर, उस पर आप क्या व्यू रख रहे हैं? क्योंकि जो फरवरी के सेल्स के जो नंबर्स आए हैं उसमें भी हम थोड़ी नमी देख रहे हैं, कैसे आप देखेंगे? देखिए, एक बात आप याद रखिए कि ये जो नमी की बात कर रहे हैं या जो भी एक्शंस की बात कर रहे हैं, ये सब डेटा YOY कंपेयर होते हैं। कई जगह पे आपको बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट दिखता है। तो अगर आप देखें तो जो कलेक्शंस की, जीएसटी कलेक्शन में कहूंगा कि उतना ड्रॉप, एक बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं है, क्योंकि जीएसटी में एक क्वांटिटेटिव कंपोनेंट होता है, एक क्वांटिटी रिलेटेड और एक वैल्यू कंपोनेंट होता है। तो इन्फ्लेशन का जो एक लास्ट ईयर कमोडिटी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था, उससे जीएसटी भी बढ़ी थी,
तो नेचुरली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के साथ वो बढ़ती है। तो इस बार थोड़ी जीडीपी की थोड़ी नमी दिख रही है, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट भी जीएसटी आपको कलेक्शन में दिख रहा है। मगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट की बात की आपने कि बजट में गवर्नमेंट ने बहुत रीजनेबल टारगेट्स लिए हैं कि खाली 10.5% की आपको नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ और उस हिसाब से आपको टैक्सेशन की इनकम भी 10.5% की ग्रोथ ही निकल है। तो ये जो मैं देख रहा हूँ 10.5% तो आसानी से नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी, तो जीएसटी का कलेक्शन भी आ जाएगा। तो मेरे लिए फिस्कल डेफिसिट में मेरे को उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुशन बिल्डअप किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में, तो मेरे लिए फिस्कल डेफिसिट में उतना ज्यादा वरी नहीं है। एट द सेम टाइम आप बात कर रहे हैं कि क्या इसके ऊपर ऑटो सेक्टर की बात की आपने, मेरे लिए ऑटो सेक्टर के लिए डिमांड बढ़ेगा। ये YOY मंथ ऑन मंथ लास्ट ईयर और दिस ईयर ऐसे डेटा में आपको थोड़ी कमी इसके लिए डरने की बात नहीं है। मेरे लिए ऑटो का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है डोमेस्टिकली, और पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स दोनों में मैं उतना एक वरी वाला सिचुएशन नहीं देख रहा हूँ। उसमें डिमांड मेरे को स्ट्रांग दिख रहा है, और ये EMIs के बढ़ने के कारण, इंटरेस्ट रेट के कारण कोई भी उसमें मैं असर ज्यादा नहीं देख रहा हूँ। थोड़े बहुत नंबर्स इधर उधर आ सकते हैं, बट फिक्र करने की बात नहीं है। तो अगर हमें ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाना है जो विल टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन, हमारे एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी जो रिटर्न्स भी आ रहे हैं थोड़े कम आ रहे हैं फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मार्केट वॉलेटाइल है, तो कैसे हम निवेश करें कि जैसे हम ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, सो कॉल्ड डिफ़िकल्ट टाइम है, वो हम पास सेल ऑन कर सके, और साथ में जो ये समय वैसा भी है कि हमें एक निवेश भी करना चाहिए फ्यूचर फ्रूट्स के लिए, तो दोनों हम मैनेज कर सकें। हमारा पोर्टफोलियो कैसे दिखना चाहिए? मैं कहूंगा कि आपको एक डेट इक्विटी कंपोनेंट को अच्छी तरह से मैनेज करने की जरूरत है। अब क्योंकि इस साल डेट में आपको 7.5-8% का रिटर्न मिल सकता है, शायद इस साल इक्विटी में उतना रिटर्न आने के लिए आपको सेकेंड हाफ में बहुत मजबूत, ये कंफ्यूजन वाला फर्स्ट हाफ को छोड़कर सेकेंड हाफ में मजबूत रिकवरी दिखनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। वो मेरे लिए आपको ऑयल की दाम को ट्रैक करने की जरूरत है, क्योंकि FI की फ्लोज, जैसे ये अदानी रिलेटेड कंफ्यूजन खत्म होती है, तेल का दाम अगर गिरता है तो मैं स्ट्रांगली FIS की वापसी और मार्केट को सपोर्ट देख रहा हूं। मगर बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर आपने डेट में इस साल ज्यादा निवेश कर लिया तो 3 साल के लिए आप लॉक्ड इन रहेंगे, क्योंकि टैक्सेशन आपको 3 साल के बाद ही बेनिफिट मिलता है डेट में। तो एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इस साल मेरे लिए डेट बेटर रिटर्न देगा, शायद अगले 2 साल में इक्विटी बेटर रिटर्न देगी। तो एक अलोकेशन में आपको डेट को बढ़ाना है। मैं सलाह दूंगा कि आप हाइब्रिड इक्विटी फंड्स की एडवांटेज लीजिए, क्योंकि जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है जहां पे आपको 0 to 100 डेट जा सकता है, 0 to 100 इक्विटी जा सकता है, और उस फंड मैनेजर की एक गाइडेंस से आप शायद इस साल डेट का एलोकेशन वो बढ़ा सकते हैं ताकि आपको डेट की रिटर्न मिल जाए उस फंड में। मगर वो अगर अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी और ईयर एंड में शिफ्ट करें तो आपको कोई टैक्सेशन का उससे नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट वो फंड मैनेजर को टैक्स फ्री होते हैं म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस, तो आपको एक टैक्स एडजस्टेड रिटर्न मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में इस कंफ्यूजन के स्टेटस में हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर बैलेंस एडवांटेज फंड्स एक अच्छा कैटेगरी है, जहां पे आपको डेट और इक्विटी दोनों का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप सिंपल से बात, इस कंफ्यूजन की स्थिति में BAF जिसको कहते हैं बैलेंस एडवांटेज, उसमें निवेश कीजिए। थोड़ा उसको आपको उसमें थोड़ा रिस्क लग रहा है तो इस हाइब्रिड कैटेगरी में इक्विटी सेविंग फंड करके एक कैटेगरी है जहां पे रफली 30 to 50% इक्विटी और 30% डेट और आर्बिट्राज का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एडवांटेज है कि आपको वॉलेटिलिटी कम रहेगी रिलेटिव टू BAF, रिटर्न्स भी थोड़ा कम हो सकता है, मगर डेफिनेटली आपको FD प्लस रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसमें भी एडवांटेज ये है इक्विटी का टैक्सेशन। तो मेरे ख्याल में निवेश के लिए आपको इक्विटी की टैक्सेशन को भूलने की जरूरत नहीं है, मैं भूलना नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि डेट को जो इस साल आपको बेहतर दिख रहा है उसको आप एक बैलेंस्ड फंड्स के थ्रू, हाइब्रिड कैटेगरी के थ्रू प्ले करें तो आपके लिए अच्छी चीज होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगले साल और उसके अगले साल में मैं जरूर इक्विटी की बाउंस बैक स्ट्रांगली देख रहा हूं, और उस अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और
इसीलिए मैंने पूछा कि कैसे हम अभी के इनकम मैनेज करें, कहाँ से कैसे खर्चा चलाएं और निवेश भी करें। लेकिन जो अभी थोड़े बहुत जो सेक्टर से जो बज़ बना रहे हैं वो है रियल एस्टेट सेक्टर, आपकी आप बात कर लिए। अदरवाइज़ रियल स्टॉक्स जो एक बज़ बना रहे हैं अभी, उसके ऊपर कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है और हमने बजट में भी देखा कि कितना वहाँ इम्पोर्टेंस दिया गया है अराउंड द कंट्री की कनेक्टिविटी को लेके और मॉडर्नाइजेशन को लेके। कैसे आप देख रहे हैं ये दोनों सेक्टर्स? कौन से मैं मिस किया, कौन से सेक्टर? रेल्स सेक्टर हो रेलवेज? गया और रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। नहीं, देखिए, रेलवेज और रियल एस्टेट में एडवांटेज क्या है आपको कि ये एक फाइनल माइल कैपिटल क्रिएशन की जर्नी है, यानी डायरेक्टली पब्लिक को इम्पैक्ट करती है रियल एस्टेट और आपको रेलवेज, जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत बड़ा एक चीज है। और रेलवे कैपेक्स का डाउनस्ट्रीम इफेक्ट आपको इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन बहुत बड़ा होता है। तो मैं मानता हूं कि लॉजिस्टिक्स के अंदर रेलवेज की कैपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रियल एस्टेट खास करके आपको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री भी है, तो गवर्नमेंट की भी पूरा का पूरा सपोर्ट आप रियल एस्टेट के लिए देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों बहुत बहुमूल्य है, आपके पोर्टफोलियो में रखना है। तो इनके ऊपर जो डिपेंड करते हैं, देखिए, डायरेक्टली आप रेलवेज में निवेश नहीं कर सकते हैं एज ए स्टॉक मार्केट प्लेयर। रियल एस्टेट में भी मैं डायरेक्ट में आपको एक रियल एस्टेट कंपनी को चुनकर उस पर अपना पैसा लगाना नहीं रिकमेंड करूंगा, मगर जो स्पिन ओवर बेनिफिट्स होते हैं कि किसकी तरफ, बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट, सीमेंट सेगमेंट, स्टील सेगमेंट, कैपिटल गुड्स सप्लायर्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे आप पोर्टफोलियो चुनेंगे जो इन दोनों सेक्टर से बेनिफिट उठा सकते हैं। उसमें आपको ज्यादा लाभ, जल्दी लाभ मिल सकता है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ योर पोर्टफोलियो। એબ્સોલ્યુટલી. તો સારા એવા સેક્ટર્સ છે, સારા એવા એરિયાઝ છે જ્યાં તમે ध्यान આપી શકો છો અને તમારું રોકાણ કરી શકો છો. પણ ऑन दैट नोट, सुनील जी, बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूएबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू, અને धन्यवाद. સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ